कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग की कीमत लोच को मापने की विधि। मांग की कीमत लोच का क्या अर्थ होता है और कितनी उसकी श्रेणियां होती है, ये हम प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि मांग की जो लोच होती है, कभी इकाई से अधिक, कभी इकाई से कम और कभी इकाई के बराबर होती है, तो उन्हें किन तरीकों से मेजर किया जाता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 प्रमुख रीतियां हैं, जो कि इस प्रकार है। अब इनको विधि भी बोला जाता है। ठीक है, कि मांग की लोच की विधियां बताइए, मांग की लोच की पद्धतियां बताइए या मांग की लोच की रीतियां बताइए। तो इन तीनों का एक ही अर्थ होता है। अब हो सकता है कि इसकी जो ये 3 रीतियां हैं, आनुपातिक विधि, कुल व्यय विधि और बिंदु विधि, इनको एक साथ भी पूछ लिया जाए या अलग अलग भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखेंगे आनुपातिक विधि, जिसे प्रतिशत परिवर्तन विधि भी कहा जाता है। इसका 100% ऑब्जेक्टिव आता है कि आनुपातिक विधि को किस विधि के नाम से भी जाना जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन विधि के नाम से जाना जाता है। फिर कुल व्यय विधि है, इसका कोई उपनाम नहीं है। और थर्ड बिंदु विधि, इसका भी पूछा जाता है कि बिंदु रेखीय विधि को रेखा गणितीय ज्यामिति विधि के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ इनमें से किस विधि का प्रतिपादन किसने किया, उसका भी पूछा जाता है। इसके प्रतिपादक कौन है, किसने इस विधि के बारे में बताया है, तो उसको लेकर भी ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए इनके उपनाम भी याद रखना और इनके प्रतिपादकों का नाम भी याद रखना, जो कि हम अभी जैसे ही ये पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तीनों विधियों को, तो इनके प्रतिपादक के नाम भी हम इसमें पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे यहाँ पे आनुपातिक विधि, जिसे किस नाम से जानते हैं, प्रतिशत परिवर्तन विधि के नाम से। तो लिखा है इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। तो आ गया इसके प्रतिपादक या इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन है, प्रोफेसर फ्लक्स। फिर से हेलो कॉमर्स के जीनियस, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे मांग की लोच को मापने की पद्धति, जिसे हम विधि के नाम से भी जानते हैं और रीतियों के नाम से भी जानते हैं। ऐसा हमसे पूछ लिया जाए कि मांग की लोच की रीतियां बताइए, मांग की लोच की पद्धतियां बताइए या फिर मांग की लोच की विधियों के बारे में बताइए, तो हमें याद होना चाहिए कि इन तीनों का अर्थ एक ही होता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है। मांग की कीमत लोच को मापने की 3 प्रमुख रीतियां हैं, जो कि इस प्रकार है। फर्स्ट बताई गई आनुपातिक विधि, जिसे प्रतिशत परिवर्तन विधि भी कहते हैं, और ये 100% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि आनुपातिक विधि को एक और किस नाम से जाना जाता है, तो प्रतिशत परिवर्तन विधि के नाम से। फिर सेकंड है कुल व्यय विधि और थर्ड है बिंदु विधि। इसका भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि बिंदु विधि को रेखा गणितीय और ज्यामिति विधि के नाम से भी जाना जाता है या नहीं जाना जाता है। कैसे भी वो आपसे पूछ सकता है कि क्या बिंदु विधि को आप बीज गणितीय विधि कह सकते हैं या नहीं कह सकते, तो सत्य या सत्य, तो सत्य मतलब सही कह सकते हैं। क्या ज्यामिति विधि को ही बिंदु विधि कहते हैं, बिल्कुल सही। तो किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो याद रखना। या फिर ऐसे पूछ लेगा निम्न में से मांग के लोच की श्रेणी है, बिंदु विधि, रेखा गणितीय विधि या ज्यामिति विधि, ऐसे एक साथ नाम दे देगा, तो उपरोक्त सभी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो किसी भी तरीके से हमसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। साथ ही साथ इन विधियों का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, उसको लेकर भी ऑब्जेक्टिव पूछता है। तो जब हम अभी आगे इनकी डिटेल को पढ़ेंगे तीनों विधियों की, तब हम इनके प्रयोग करने वाले व्यक्तियों के नाम भी जानेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर आनुपातिक विधि से, जिसे प्रतिशत परिवर्तन विधि भी कहते हैं। तो देखो क्या लिखा है इसमें कि इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। यहाँ हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 2। फर्स्ट तो ये आ गया कि आनुपातिक विधि को प्रतिशत परिवर्तन विधि कहते हैं। सेकंड आ गया इसका सर्वप्रथम प्रयोग प्रोफेसर फ्लक्स ने किया था। आगे मांग की कीमत लोच को मापने की यह सबसे प्रसिद्ध या प्रथम विधि है। इस विधि के अंतर्गत मांगी गई मात्रा में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन को कीमत में होने वाले आनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन से भाग दिया जाता है। अतः इसका अनुमान निम्न प्रकार से लगाया जाता है। ये बोल रहा है
मांग में परिवर्तन किससे आएगा? कीमत में परिवर्तन से आएगा। जैसे जब भी किसी वस्तु की कीमत कम या ज्यादा होती है तो मांग भी क्या हो जाती, कम या ज्यादा। 10 रुपए की वस्तु है, 10 लोग खरीद रहे हैं। अब 10 रुपए की वस्तु 5 रुपए की हो जाती है तो खरीदने वाले लोग 10 से 20 हो जाएंगे। तो कीमत में परिवर्तन से मांग में जो परिवर्तन आता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो ये बोल रहा है कि कीमत से मांग में जो परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को कीमत से ही डिवाइड करना, मांग के परिवर्तन को। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले से आप तीनों कंडीशन जान सकते हो। मांग की लोच कब अधिक होती है, मांग की लोच कब कम होती है और कब मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, मतलब कीमत के बराबर होती है। तो फॉर्मूला क्या है? मांग में आनुपातिक परिवर्तन बटे कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। कहने का मतलब है मांग में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन को कीमत से डिवाइड कर देना। ठीक है, फिर लिखा है उपयुक्त सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है कि मांग की लोच इकाई के बराबर, इकाई से अधिक या इकाई से कम कैसे रहेगी। फर्स्ट कंडीशन देखते हैं यहाँ पे, इकाई से अधिक लोच। लिखा है जब कीमत में आनुपातिक परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाला आनुपातिक परिवर्तन ज्यादा होता है, कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन ज्यादा होता है तो इसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहा जाता है। कीमत से मांग में अधिक परिवर्तन हो रहा है। एग्जाम्पल से देख लो, यदि किसी वस्तु की कीमत में 10% का परिवर्तन हो रहा है तो उसकी मांग में 20% का परिवर्तन आ जाता है, यह इकाई से अधिक लोच कहलाती है। ठीक है, कीमत में 10% से मांग में 20% का परिवर्तन आ गया। वही एग्जाम्पल आप ले सकते हो फ्रेंड्स कि 10 रुपए की कोई वस्तु थी, उसे 20 लोग खरीद रहे थे, अब इसकी कीमत 5 रुपए हो जाती है तो खरीदारी लोग कितने हो गए, 40 हो गई। मतलब यहाँ 20 का डिफरेंस तो यहाँ कितने का, 5 का डिफरेंस है, तो वो यहाँ पे हमें देखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं कि मांग में जो परिवर्तन होगा उसे कीमत में होने वाले परिवर्तन से हमें डिवाइड करना है। तो हमने उदाहरण में पढ़ा था कि कीमत में 10% की कमी से मांग में 20% का परिवर्तन आ जाता है तो इकाई से अधिक लोच है, क्योंकि आप यहाँ पे 10 1 जा 10, 10 2 जा 20 ऐसे डिवाइड करके देख लो तो इकाई से अधिक है। फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई। मांग की लोच इकाई से अधिक कब होगी? जब कीमत में कम परिवर्तन होगा और मांग में अधिक परिवर्तन होगा। सेकंड देखेंगे यहाँ पर, इकाई से कम लोच। जस्ट ऑपोजिट कर लो कि कीमत में ज्यादा परिवर्तन आ रहा है और मांग में कम परिवर्तन आ रहा है ना, कि यदि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन की अपेक्षा मांग में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कम। फर्स्ट में हमने पढ़ा कीमत की तुलना में मांग में ज्यादा परिवर्तन होगा तो मांग इकाई से अधिक होगी, इकाई मतलब कीमत से ज्यादा होगी। और जब क्या पढ़ेंगे कि कीमत की तुलना में मांग में परिवर्तन कम होता है तो इकाई से कम लोच हो गई, तो मांग की लोच इकाई से कम। जैसे यदि किसी वस्तु की कीमत 20% का परिवर्तन होता है वस्तु की कीमत में, परंतु मांग में 10% का परिवर्तन आता है, तब यह लोच इकाई से क्या होगी, कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे समझो, पॉइंट में देख लो। हम क्या करते हैं, मांग को कीमत से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मांग क्या है 10 और कीमत क्या है यहाँ पर 20, तो डिवाइड करके देख लो, हमारा पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 20 पंजे 100, तो 0.5 इकाई से कम, है ना। फिर अगली थर्ड कंडीशन है इकाई के बराबर लोच, मतलब जब मांग और कीमत में दोनों में बराबर का परिवर्तन होगा तो इकाई के बराबर लोच, कि जब किसी वस्तु की कीमत में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन ठीक मांग में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के बराबर होता है तो इसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहा जाता है। जैसे किसी वस्तु की कीमत में 20% का परिवर्तन होता है और मांग में भी 20% परिवर्तन होता है तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है। ठीक है, इसके यहाँ पे फॉर्मूला ने लिखा तो आप लिख लो, क्या है, मांग बटा कीमत, क्या आ जाएगा, इकाई के बराबर। ठीक, अब सेकंड कंडीशन देखो, सेकंड कंडीशन बताई गई है यहाँ पर कुल व्यय विधि। इसमें लिखा है मांग की कीमत लोच तथा कुल व्यय में संबंध प्रोफेसर मार्शल ने प्रतिपादित किया। उनके द्वारा 3 विभिन्न स्थितियों का अवलोकन किया गया जो इस प्रकार है। 3 वही कंडीशन, इकाई से अधिक, इकाई से कम और इकाई के बराबर। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देखो यहाँ लिखी है इकाई से अधिक लोच।
इसमें बताया गया है कि मांग की कीमत लोच इकाई से अधिक तब होगी जब वस्तु की कीमत घटने पर कुल व्यय क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय घट जाता है। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया गया है। इकाई से अधिक लोच ऋणात्मक संबंध को बताती है। इस पॉइंट से आप याद रख लेना, इकाई से अधिक लोच कुल व्यय विधि में ऋणात्मक संबंध बताती है। ऋणात्मक मतलब एक का घटना एक का बढ़ना। अगर कीमत कम हुई है तो मांग बढ़ेगी और कीमत बढ़ी है तो मांग घटेगी। टेबल में देखो, जब किसी वस्तु की कीमत 5 रुपए होती है, ठीक है, तो कुल व्यय कितने हो गए, 500, ठीक है। और उस मतलब कुल व्यय क्या हो रहे हैं, कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कैसे हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। कीमत किसी वस्तु की बढ़ जाएगी तो वस्तु को हम कम ही खरीदेंगे, और जब वस्तु की कीमत कम हो जाती है तो व्यय क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब वस्तु 5 रुपए से क्या हो गई, 4 रुपए हो गई, तो एक्सपेंस कैसे हो गए, ज्यादा हो गए। पहले वस्तु की कीमत अधिक थी तो हमने 100 इकाइयों को ही खरीदा था। अब वस्तु की कीमत घट गई तो हमने 100 की जगह 150 इकाइयों को खरीदा और एक्सपेंसिव क्या हो गए, हमारे बढ़ गए। तो याद रखना, कुल व्यय विधि में इकाई से अधिक लोच में ऋणात्मक संबंध होता है। सेकंड, इकाई से कम लोच, इसमें धनात्मक संबंध की बात कही जाती है कि मांग की कीमत लोच इकाई से कम तब होगी जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़ जाता है और वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय भी घट जाता है। देखो, जब वस्तु की कीमत 4 रुपए होती है, उसकी 150 इकाई को खरीदा जाता है, तो एक्सपेंस भी कैसे होते हैं, कैसे हो रहे हैं, कम ही हो रहे हैं, जबकि इकाइयां 150 खरीदी गई है। वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय का कम होना और वस्तु की कीमत का बढ़ जाना। 8 रुपए हो गई, इकाइयों की संख्या 100 है, तो एक्सपेंस भी कैसे हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो इकाई से कम लोच, जब वस्तु की कीमत कम होती है तो व्यय भी कम हो जाते हैं, जब वस्तु की कीमत बढ़ती है तो व्यय भी बढ़ जाते हैं। तो इकाई से अधिक लोच, इकाई से कम लोच होती है। इकाई से कम लोच में धनात्मक संबंध बताना है। एंड लास्ट है इकाई के बराबर लोच। इसमें बताना है कि मांग की कीमत लोच इकाई के बराबर तब होगी जब उस पर किया जाने वाला व्यय पूर्ववत ही रहे, चाहे वस्तु कीमत घटे या बढ़े। मतलब कि बोल रहा है कि इकाई के बराबर लोच का अर्थ है, इसमें कौन सा संबंध बताना है कि एक्सपेंसेस को वही रखना है। कल भी आपने 100 रुपए खर्च करे थे और आज भी आपने 100 रुपए खर्च करे, भले कीमत में परिवर्तन हो गया, ठीक है। इकाई के बराबर लोच तब रहेगी जब हमारे एक्सपेंसेस या हमारे व्यय पहले जितने ही रहेंगे। जैसे इसने बोला कि जब किसी वस्तु की कीमत 4 रुपए होती है, 300 इकाइयां खरीदी जाती है तो 1200 व्यय हो रहे, और अब वस्तु की कीमत घटकर 3 रुपए हो गई है, तो हम यहाँ इकाइयों में परिवर्तन लेके आ जाएंगे। कीमत 3 रुपए है तो हमने 400 इकाई को बढ़ा दिया, लेकिन हमको एक्सपेंसेस क्या रखने, पहले जितने ही रखने, हम यहाँ पे 500 इकाइयां नहीं रख सकते। तो ये हो जाती इकाई के बराबर लोच। सेकंड भी व्यय विधि की कंडीशन हो गई। फर्स्ट, आनुपातिक विधि या प्रतिशत परिवर्तन विधि के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी, इकाई से अधिक, इकाई से कम, इकाई के बराबर। सेकंड हमने पढ़ी व्यय विधि, उसमें भी 3 कंडीशन हमने पढ़ी, इकाई से अधिक, इकाई के बराबर और इकाई से कम। अब थर्ड जो है बिंदु विधि है ना, थर्ड है बिंदु विधि, जिसको रेखा गणितीय या ज्यामिति विधि भी कहते हैं। इसमें लिखा है, इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम प्रोफेसर बोल्डिंग ने किया। आनुपातिक विधि का प्रोफेसर फ्लक्स ने किया, व्यय विधि का प्रोफेसर मार्शल ने किया और बिंदु विधि का प्रोफेसर बोल्डिंग ने प्रयोग या प्रतिपादन किया। याद रखना, ऑब्जेक्टिव आता है। फिर आगे लिखा है, इस विधि के अंतर्गत मांग वक्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच निकाली जा सकती है। इसके लिए मांग वक्र पर स्पर्श रेखा खींची जाती है और स्पर्श रेखा के नीचे के भाग को ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। अतः निम्न सूत्र द्वारा मांग की लोच ज्ञात की जाती है। इसका फॉर्मूला है EP, मतलब मांग की लोच बराबर लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर। नीचे वाले भाग को ऊपर वाले भाग से क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, ठीक है। हमने पढ़ा ना, नीचे के भाग को ऊपर के भाग से विभाजित किया जाता है। ये बोल रहा है सर्वप्रथम एक मांग वक्र बनाया जाता है जिसपे सरल सीधी रेखा खींची जाती है और इस रेखा के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात कर लिया जाता है। यहाँ पर मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां होती है, ठीक है। अब मैं बताती हूँ मांग की लोच की 5 श्रेणियां कौन कौन सी होती है, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाया था। सर्वप्रथम एक मांग वक्र बनाया जाता है ना, कि सबसे पहले एक मांग वक्र बनाया जाता है जिस पर सरल सीधी रेखा खींची जाती है, x अक्ष y अक्ष, और इस बिंदु के, इस रेखा के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात कर लिया जाता है। ये DD मांग की लोच। तो मांग की लोच की जो 5 श्रेणियां हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ी थी, 1 2 3
4 और 5। तो इन पांचों श्रेणियों को हम किसी भी बिंदु पर ज्ञात कर सकते हैं। पांचों श्रेणियां थी, सबसे पहले मांग की लोच कैसी थी, अनंत, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, इसको पूर्णतः बेलोचदार, मतलब मांग में कोई परिवर्तन नहीं। फिर एक कंडीशन हमने यहाँ पे पढ़ी थी, ये वाली, इकाई के बराबर लोच, इकाई से अधिक, इकाई से कम, और एक पढ़ी थी हमने मांग की लोच कैसी होती है, शून्य। मतलब कि हमने पढ़ी थी ना कि इकाई के बराबर आनुपातिक विधि पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी, याद आ रहा है प्रीवियस वीडियो में। फिर हमने पढ़ा था इकाई से अधिक लोच, इकाई से कम लोच, फिर हमने पढ़ा था सापेक्षतः बेलोचदार और सापेक्षतः लोचदार। तो ये कंडीशन है, तो जिसमें बोल रहा है कि किसी भी बिंदु पर मांग की लोच को ज्ञात कर लिया जाता है। जैसे सपोज हमें ये इकाई के बराबर लोच ज्ञात करना हो, तो आप सपोज कर लो कि जैसे ये जो रेखा है ये कितने की है, 10 सेंटीमीटर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब 10 सेंटीमीटर की और ये सेंटर में, तो 5 ऊपर और 5 नीचे, तो लोअर सेक्टर बटे अपर सेक्टर, 5 ऊपर और 5 नीचे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 हमारा आंसर। ये फर्स्ट कंडीशन हमने देखी। अब आपको इकाई से अधिक कंडीशन देखनी है, ये वाली इकाई से अधिक कंडीशन देखनी है। तो इसमें देखो फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये कौन सा सेक्टर है, अपर सेक्टर। तो अपर सेक्टर कैसा होता है, डाउन में, तो अपर सेक्टर 1 और 2, ठीक है। पूरी लाइन कितनी थी, 10 सेंटीमीटर की, तो 10 में से 2 माइनस किया तो लोअर सेक्टर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये लोअर सेक्टर, तो ये 8 हो गया, तो 2 4 जा क्या हो जाएगा 8, तो हमारा 4 आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप मांग की लोच की किसी भी श्रेणी को ज्ञात कर सकते हो, जैसे मांग की लोच की अनंत वाली श्रेणी को ज्ञात कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने इकाई से अधिक लोच को जाना है। अब इस तरीके से आप इकाई से कम या मांग की लोच अनंत, मांग की लोच 0, ऐसी 5 ही कंडीशन को आप इससे देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर आपको किसी भी बात को लेकर कोई भी डाउट होता है तो उस डाउट को कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दूर करना है, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।